जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर एक बार लेकर के आया हूं आपके लिए साइंस से टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चन जो आरआरबी एग्जाम जो होने वाली है टेक्नीशियन की, आरपीएफ की, या आप समझ रहे हैं एएलपी की। तो दोस्त, इसमें ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी ऐसे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम के मद्देनजर। आज भी मैं ऐसे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के मद्देनजर से। तो दोस्त, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 40 में 40 मार्क्स लाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए, और पिछले वीडियो जो मैंने डाल रखा है उसे आप जाकर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, टॉप 20 के सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया है यहां पे, यस, कि हवाई जहाज के पहियों की उपयोग, ठीक है, हवाई जहाज के पहियों के उपयोग किए जाने वाला रबर डैश होता है। क्या होता है? जो हवाई जहाज के पहियों में जो रबर का उपयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ये जानना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है आपका। तो ऑप्शन में है दोस्त, इसमें दिया हुआ है कि परफेक्ट इंसुलेटर होता है या थोड़ा कंडक्टिंग होता है। कंडक्टिंग मतलब समझ रहे हैं, चालकता। उसके बाद दे दिया है थर्ड नंबर में कि इंसुलेटर या कंडक्टिंग हो सकता है। चौथा दे दिया है कि सेमीकंडक्टर होता है। तो दोस्त, जान लीजिए इसमें कि ऑप्शन मेरा करेक्ट क्या है, कि हवाई जहाज का जो पहिया होता है उसमें कौन सा, मतलब क्या यूज करते हैं, कंडक्टर यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर यूज करते हैं या इंसुलेटर यूज करते हैं। तो जान लीजिए इस चीज को कि उसमें जो हवाई जहाज में जो यूज करते हैं दोस्त, वो थोड़ा सा कंडक्टिंग यूज करते हैं। कंडक्टिंग कहने का मतलब कि उसमें धारा प्रवाहित होता रहे। तो हवाई जहाज के टायर में जो रबर होता है दोस्त, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होते रहता है। अब ऐसा क्यों बनाया जाता है समझिए। ऐसा तो मतलब नहीं बनाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन धारा टायर से होकर के हवाई जहाज में चला जाए, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, बट बनाया जाता है ऐसा। अब क्यों बनाए जाते हैं समझिए इस चीज को, चलते हैं बताते हैं आपको। जैसे देख लीजिए, ये हवाई जहाज है, ठीक है, इसके टायर में क्या है कि रबर लगाया जाता है, लेकिन वो कंडक्टिंग होता है। इलेक्ट्रॉन्स की जो होता है ये टायर से होकर के प्रवाहित होते रहता है। अब क्यों होता है समझिए, कि जब हवाई जहाज लैंड करता है, या देख लीजिए जब लैंड करता है या उसके बाद टेकअप करता है, तो टेकअप या लैंड करने के बाद क्या होता है कि उसका चक्का जो होता है, व्हील, वो जमीन में घर्षण करता है। घर्षण करने से क्या होता है कि काफी हीट हो जाता है। हीट होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता है तो उसको कंडक्टिंग इसलिए बनाया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स उस टायर से होते हुए ऊपर तक के जहाज में चला जाए और कम घर्षण महसूस हो, कम हीट हो। अगर मान लीजिए कि इसको जो है पूरी तरह से आपको प्रतिरोधकता बना दे जाए, तो जानते हैं कि जिसमें प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा हीट होता है। तो टायर भी क्या होगा कि काफी ज्यादा हीट हो जाएगा, और हीट होने से क्या हो सकता है कि संभावना है कि टायर में आग लग सकती है, हवाई जहाज क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, को थोड़ा सा कंडक्टिंग बनाया दिया जाता है ताकि टायर हीट ना हो और इलेक्ट्रॉन्स टायर के सहारे ऊपर चला जाए, और उसको एक जो है क्या किया जाता है कि अर्थ से जोड़ दिया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा हवाई जहाज में जाके इलेक्ट्रॉन्स फैल जाएगा, करंट मार देगा, ऐसा नहीं होता है। उसे कहीं पे जाकर के लगा दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स उस जगह पे कलेक्ट होकर के डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हवाई जहाज के पहिए में जो रबर लगा होता है उसको थोड़ा सा कंडक्टिंग बनाया जाता है। नहीं बनाता तो हीट की वजह से आग लग सकता है, आग लगने की वजह से हवाई जहाज दुर्घटना हो सकता है, इसलिए बनाया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है दोस्त, देखिएगा कि क्रायोजेनिक होता है। क्या होता है? क्रायोजेनिक का दर्शाता है। अच्छा, क्रायोजेनिक दर्शाता है, क्या दर्शाता है ये देखना है। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में दे दिया है पहला नंबर में कि कम तापमान दर्शाता है, दूसरा दे दिया है कि कम दाब दर्शाता है, तीसरा दे दिया है कि उच्च तापमान दर्शाता है, और चौथा दे दिया है कि उच्च दाब दर्शाता है। क्रायोजेनिक, समझिए इस चीज को। क्रायोजेनिक जो होता है ना दोस्त, वो कम टेम्परेचर दर्शाने के लिए ही यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक आपको पता है कि कहाँ लगता है, ठीक है, तो ये कम टेम्परेचर को दर्शाने में मदद करता है क्रायोजेनिक जो होता है सो। ठीक है, अब क्रायोजेनिक के थोड़ा समझ लीजिए कि क्रायोजेनिक जो होता है वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो होता है 0 से 123 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान, मतलब
स्टडी करता है ये। तो इसलिए इसको क्रायोजेनिक तो आपको पता है कि रॉकेट में ही यूज करते हैं ईंधन जो है ईंधन के लिए। तो बहुत कम जो है क्या होता है कि तापमान पर भाप इंजन का जो उपयोग किया जाता है उसमें। कभी कभी सवाल दे देता है आप क्रायोजेनिक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि रॉकेट में किया जाता है, वो भी कम टेम्परेचर को के लिए किया जाता है कि टेम्परेचर को कम करके रखे, इसलिए ये किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कब पूछा हुआ है, आरआरबी के एनटीपीसी में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, तो दोस्त घुमा के दे सकता है क्वेश्चन, भूलना नहीं हम लोगों को। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है, किस तापमान पर दोस्त। तो इसको दूसरे तरीका से भी क्वेश्चन देता है, देखिएगा दूसरे तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस ताप पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है, ये दे सकता है, या किस ताप पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो यही जानिए, पानी जल ये सभी पे अधिकतम घनत्व अगर कह रहा है तो मैक्सिमम घनत्व किस पे होता है ये जानना है। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं कि मैक्सिमम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो पानी का जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम घनत्व होता है। लेकिन जान लीजिए कि कभी कभी आपको केल्विन में भी दे सकता है। तो केल्विन में अगर डिग्री सेल्सियस को ले जाना है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन होता है। और जितना अगर केल्विन है डिग्री सेल्सियस है तो उसको कन्वर्ट अगर हमको केल्विन में करना है तो 273 जोड़ देंगे, 0.15 को क्या करेंगे हटा देंगे, एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, शुद्ध मान लेते हैं, तो 273 शुद्ध मान है उसको ले लेते हैं। तो उसको 4 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे तो 277 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 273 में। तो अगर आपको केल्विन में कहा तो 277 याद रखिएगा, या ना तो जोड़ लीजिएगा केल्विन में, हम जोड़ते हैं केल्विन में लाने के लिए। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में लाना है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, जितना हम केल्विन रहेगा कहेगा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए तो माइनस कर देंगे। बस ध्यान रखना है, कैसे भी उलट पुलट कर दे सकता है। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछ दिया है, एनटीपीसी में पूछ दिया है क्वेश्चन, जेई में पूछ दिया है, फिर एनटीपीसी में पूछ दिया है 21 में, मतलब कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्त इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो है रिपीट करते हैं, पूछे जा सकते हैं आपका टेक्नीशियन में, तो इसको छोड़ना नहीं है। और जितने पीछे मैंने वीडियो डाल रखी वो भी जाकर के देख लीजिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि सेल्सियस और जो है दे दिया है एवं फारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर जो है पाठन उसका जो है एक समान दर्शाता है। ठीक है, तो डिग्री फारेनहाइट किस डिग्री सेल्सियस पे एक समान होता है। क्वेश्चन देख लीजिए, जेईई के पेपर में ये पूछा गया है क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है आपको। तो ये देखिएगा ऑप्शन आपको दे दिया है, पहला 100 डिग्री, दूसरा 0 डिग्री, तीसरा दे दिया है आपका -40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्त ये जो है डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट जो होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस पे एक समान होता है। -40 डिग्री पे दोनों फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आ भी सकता है, आने की संभावना बहुत ज्यादा बनता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्त अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि उस तापमान का मान जो है कितना होता है, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर के सामान्य माना जाता है, मतलब मनुष्य का शरीर जो उसको सहन कर सके। या दूसरे तरीका से क्वेश्चन दे सकता है कि मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है, जो ह्यूमन बॉडी होता है जनरली कितना डिग्री सेल्सियस सहन करता है, मतलब रहता है हमेशा टेम्परेचर, ये मान के चलिए। एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ऑप्शन दे दिया है 95 डिग्री पर होता है, या दूसरा दे दिया है आपका कि 97 डिग्री पर होता है फारेनहाइट पर, या 98.6 डिग्री जो है दे दिया है। ठीक है, या फिर दे दिया है 96.8 डिग्री फारेनहाइट किस पे होता है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो 98.6 फारेनहाइट पर बॉडी जो होता है वो होता है मनुष्य का बॉडी। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट क्या होगा, 90, ये थर्ड नंबर कि 98। ठीक है, फारेनहाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेल्सियस मत मार दीजिएगा, 100 डिग्री पर पानी खोल जाता है, आपका बॉडी जो है 98 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो सोचिए बॉडी खोलने लगेगा। तो 98 डिग्री सेल्सियस मत मारिएगा, फारेनहाइट मारिएगा।
ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज मत, सीधा याद रखते हैं कि चलो 98 डिग्री है, 98 डिग्री है, लेकिन फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस से क्या है पता नहीं, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि सेल्सियस और केल्विन का तापमान के बीच संबंध क्या होता है। करेक्ट संबंध बताना है, रिलेशन बताना है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। हम आपको इससे पहले भी चर्चा कर दिए, देख लीजिए ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दे दिया है कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, या दूसरा दे दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, या तीसरा दे दिया है 0 डिग्री केल्विन बराबर 273 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा दे दिया है आपका कि 98.6 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, हम आपको इससे पहले भी क्वेश्चन में चर्चा कर दिए हैं कि 0 डिग्री जो होता है सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, ठीक है। और जितना केल्विन रहेगा उसको डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है तो माइनस कर देंगे हम, और डिग्री सेल्सियस को हमको अगर केल्विन में ले जाना है तो जोड़ देना है। जैसे अगर 0 डिग्री बराबर, देख लीजिए 0 डिग्री बराबर अगर 273 केल्विन है तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, कितना केल्विन हो जाएगा बता दीजिए। इसमें एक जोड़ देंगे, 273 प्लस 1 कर देंगे 274 केल्विन हो जाएगा। तो हमको जोड़ना है, इसी 274 को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो 274 माइनस 1 केल्विन बराबर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ऐसे निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, देख लीजिए एग्जाम में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं, फोकस इसी पे करना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चैप्टर से आते रहता है क्वेश्चन, इसलिए जो है हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि किस तापमान पर पानी, तरल और ठोस दोनों जो स्थितियों में विद्यमान होता है, ठीक है, दोनों स्थितियों में विद्यमान होता है। किस टेम्परेचर पर पानी जो होगा वो तरल और ठोस दोनों में होगा, किस डिग्री सेल्सियस पे, आप सोचिए। तो चलिए ऑप्शन दिखाते हैं आपको, फिर समझ लीजिएगा। पहला दे दिया है, देख लीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा दे दिया है -8 डिग्री सेल्सियस, तीसरा दे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, चौथा दे दिया है -100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? तो दोस्त एक बात तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वहां से फ्रीजिंग शुरू हो जाता है, फ्रीज नहीं होता है, फ्रीजिंग शुरू होता है, तो वहां से -1 -2 चलता है। लेकिन 0 डिग्री से ठीक पहले का टेम्परेचर जो होता है वो पानी में होता है, 0 डिग्री के बाद जो है वो ठोस में कन्वर्ट होता है। मतलब कि 0 डिग्री पर क्या होता है कि वो ठोस और द्रव दोनों में होता है, याद रखिएगा। तो 0 डिग्री जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी जो होता है वो ठोस और द्रव यानी तरल दोनों अवस्था में मौजूद होता है, ठीक है। भूलिएगा नहीं, पेपर पूछा हुआ है, घुमा के दे सकता है, आपको भी पूछ सकता है, तो कोई नहीं, कहीं से पूछे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो जवाब देना है और 40 में 40 ठोक के आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले के चलते हैं। आपको दे दिया है नंबर कि बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है, बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पे गलता है, या दूसरे तरीका से क्वेश्चन दे सकता है आपको कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है, ठीक है, केल्विन पर पूछ रहा है। अब देखिए तो ये हमको जानना है, तो देखिएगा हम तो जान गए ये चीज कि गलनांक जो है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो 0 पर तो पानी होता है, मतलब 0 से माइनस पे थोड़ा सा भी आएंगे तो क्या होगा कि बर्फ में होगा, -1 से जो है ऊपर जाना जाएंगे 0 पर तो वो गलना शुरू हो जाएगा, 2-3 गलना शुरू हो जाएगा। किस पैमाने पर हिमांक मतलब जमना शुरू हो जाता है, तो गलना और हिमांक दोनों जो है एक ही टेम्परेचर पे होता है। कितना होता है, डिग्री अगर सेल्सियस कहेगा तो आप समझ रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर केल्विन है, इसमें ऑप्शन में देख लीजिए केल्विन दिया हुआ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, ऑप्शन मार दीजिए, 273 केल्विन होता है। तो उसी केल्विन पे क्या होगा कि हिमांक या गलनांक पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। देख लीजिए एनटीपीसी में पूछा हुआ है सवाल और ग्रुप डी में पूछा गया है सवाल, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त, 40 में 40 ठोक के लाना है। इसके बाद भी बहुत सारा मटेरियल हम देने वाले हैं। ये तो अभी ठीक है कि आपको चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालाइज करा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो मटेरियल देंगे दोस्त वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आने दीजिए समय, धीरे धीरे पहले हम देते रहते हैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा। फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छा मटेरियल देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल देंगे आपको, जो एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा दोस्त। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केल्विन पैमाने
हाँ, केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए क्या किया जाता है दोस्त, देख लीजिए। यानी कि आपका डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में अगर बदलना है तो क्या करेंगे, हम आपको बता दिए हैं इससे पहले ही कि डिग्री सेल्सियस है, अगर उसको हमको केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे हम, या केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, बता दिए हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, जेईई के पेपर में पूछता है ये सब क्वेश्चन। तो दोस्त ज्यादा अंदर से नहीं पूछता, ज्यादा भारी भी नहीं पूछता है, इजी पूछता है, लेकिन आप लोग बहुत अंदर पढ़ लेते हैं। जेईई नहीं, आप जो एम लेवल के अंदर तक के पढ़ लेते हैं कि एम बनना है। अरे दोस्त यार, एम लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत इजी पूछता है। आप देख सकते हैं कितना इजी पूछता है, ज्यादा मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, नॉलेज तो बेकार नहीं जाता है, तो बेकार नहीं जाएगा कभी नॉलेज। तो देख लीजिए, पहला दे दिया है ऑप्शन इसी का कि 273 घटाते हैं या 273 जोड़ते हैं या 273 से डिवाइड कर देते हैं या 273 से गुणा कर देते हैं। तो दोस्त केल्विन है, उसको हमको क्या करना है आपको बता ही दिए हैं, आप तो ऑप्शन मार ही सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस पैमाने में अगर बदलना है तो 273 में से क्या करते हैं हम लोग, 273 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस में ले जाना है, अब डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करना है तो जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, मार दीजिए, हम नहीं बताएंगे, कितना बताएंगे, आप भी तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि नीचे एक, मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो ये अभिकथन दे दिया है कि नीचे एक अभिकथन और एक कारण जो है दिया गया है, उसी पर क्या करना है कि हमको डिसाइड करना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है और जो उसका कारण दिया गया है वो सही है या नहीं। तो चलिए स्टेटमेंट देख लीजिए कि स्टेटमेंट क्या दिया है। स्टेटमेंट ए में कहता है, नंबर फर्स्ट में देख लीजिएगा, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में कहता है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा गैप यानी अंतराल छोड़ दिया जाता है। तो आप जब रेलवे के पटरी पर चलिएगा तो दो पटरियों के बीच देखिएगा थोड़ा सा क्या होता है कि गैप छोड़ा हुआ रहता है। वो गैप क्यों छोड़ दिया जाता है वही पूछ रहा है। आप रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्त, तो ये क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है। और टेम्परेचर से पढ़ रहे हैं, तापमान से पढ़ रहे हैं दोस्त, तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है, आपको भी जानना चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चन है, क्यों गैप छोड़ा जाता है। देखिए इसका जो है आपका कारण दे दिया है। कारण क्या दे दिया है, नंबर देख लीजिए, कारण दे दिया है यहाँ कि लोहा जो होता है गर्मी में फैलता है, ठीक है, ये कारण दे दिया है। अब स्टेटमेंट गलती है या इसका कारण गलती है, ये या क्या है, ये देख लीजिए। ऑप्शन एक में कहता है कि ए सही है लेकिन आर जो है गलत है, यानी जो स्टेटमेंट का कारण दिया वो गलत है। दूसरा दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा दे दिया है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तीसरा दे दिया है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए के उचित व्याख्या है। आर जो है ए का जो स्टेटमेंट दिया उसका सही व्याख्या किया गया है। चौथा दे दिया है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं पूरा करता है, उचित व्याख्या नहीं है। तो दोस्त जान लीजिए, आपको मैं बता देता हूं कि जैसा कि मैं खुद रेलवे में जॉब करता हूं तो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको शेयर करता हूं। और मुझे पता है वो चीजें कि मैं भी ट्रैक पे जाता हूं, मैं भी देखता हूं उस चीज को। तो दो रेल के बीच गैप छोड़ दिया जाता है। क्या होता है कि गर्मियों में ट्रैक के बीच क्या होता है कि फैलाव होता है। फैलाव होता है तो क्या होता है कि वो जो गैप होता है उसको पूरा करता है। और जब सर्दी आती है तो वो ऐसे ऐसे सिकुड़ जाता है, थोड़ा गैप और बन जाता है। इसलिए उसके बीच क्या, सर्दियों में ही उसका गैप छोड़ दिया जाता है, सर्दियों में ही, ताकि उससे ज्यादा गैप न बन पाए और गर्मी आए तो उसके प्रसार की वजह से दोनों सट जाए, ठीक है। तो ये मेरा जो है थर्ड नंबर ऑप्शन वो बिल्कुल सही है कि ए और दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है ए की व्याख्या का उचित व्याख्या भी करता है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया कि ऊनी कपड़े शरीर को जो दे दिया है कि जाड़े में गर्म रखता है, इसका कारण क्या है। हम लोग जो ऊनी कपड़े पहनते हैं ठंड के महीने में, तो वो क्या करता है कि गर्म रखता है शरीर को, इसका कारण क्या है, ऊनी कपड़े में आखिर खासियत क्या होता है, ये हमें बताना है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी, आरआरबी एसएससी। एसएससी मतलब जानते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर बहुत बड़ा पोस्ट होता है ये, तो उसके एग्जाम में ये पूछा गया है। तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन में दे दिया है, नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि ऊन उष्मा का कुचालक होता है या ऊन उष्मा का जो है सुचालक होता है या
ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है या ऊन जो है शरीर के तापमान को घटाता है। क्या करता है? इसलिए जो ऊनी कपड़े जो होते हैं जाड़े में बॉडी को पूरा गर्म रखते हैं। तो दोस्त जान लीजिए कि ऊनी कपड़ा जो होता है वो क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। कुचालक मतलब प्रवाह नहीं होने देता है, अपने अंदर ही रखता है। प्रवाह होने देता है तो बाहर निकाल देता है, और बाहर के जो टेम्परेचर होता है उसको अंदर नहीं आने देता है। तो कुचालक होता है, कहता है तुम बाहर रहो, अंदर वाला अंदर ही रहेगा। इसलिए क्या होता है कि अंदर से मेरे शरीर से जो उष्मा निकलती है ऊनी कपड़े उसको ऑब्जर्व करके रखती है, बाहर नहीं निकलने देती है। इसलिए हमें क्या होता है कि गर्मी महसूस होता है, और बाहर के ठंड कपड़ों को दूर भगाता है कि भाई साइड होके रहो, मेरे अंदर मत आओ। हम कुचालक है, हम आने नहीं देंगे। चालक नहीं है जो किसी को अपने अंदर प्रवेश कर ले। तो ये चीजें होता है, समझिए इस चीज को। तो मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा कि उष्मा का कुचालक होता है ऊन जो होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा कि बोरोसिलिकेट, हाँ बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन होता है दोस्त, उसमें माइक्रो ओवन में जो है प्रयोग किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन। टेम्परेचर से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि यह भंगुर नहीं होता है। भंगुर मतलब कि चूर चूर हो जाना जलने के बाद, तो यह भंगुर नहीं होता है। दूसरा दे दिया है कि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है, या तीसरा दे दिया है कि यह किसी भी अन्य बर्तन से अत्यधिक खाना बनाता है। ठीक है, या चौथा दे दिया है कि यह ऊर्जा का कुशल होता है। तो क्या होता है? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, ये जो बोरोसिलिकेट जो होता है ग्लास, वो क्या होता है कि उष्मा का जो होता है वो प्रतिरोध होता है, काफी प्रतिरोधक, मतलब कि रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ज्यादा हीट होता है। इसलिए माइक्रोवेव में इसको यूज किया जाता है। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है तो यह क्या होता है, प्रतिरोध होने की वजह से ज्यादा हीट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रोवेव तुरंत हीट होता है ओवन, और खाना वाना जल्दी बनाने में मदद मिलता है। तो यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। जिसका प्रतिरोध दोस्त अधिक होगा ना, वो ज्यादा हीट भी होगा। जिसका प्रतिरोध कम होगा वो हीट कम होगा। तो ये जो है जिसका प्रतिरोध कम होगा उसको ओवन में क्यों यूज करेंगे जब हीटे नहीं होगा? सोना लगा देते हैं, प्रतिरोध बहुत नगण्य ही होता है, तो क्या वो सोना पे बनेगा खाना? नहीं बनेगा, हीट ही नहीं होगा। तो इसलिए दोस्त क्या करते हैं कि अधिक प्रतिरोध वाले चीजों को जो है हम उसको ओवन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं हम लोग। अगले नंबर क्वेश्चन भी है कि इनमें से कौन सा, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन विद्युत का काफी जो है दे दिया है अच्छा चालक होता है, मतलब करंट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। पूछा गया है सवाल एनटीपीसी में। ध्यान दीजिएगा, पहला दे दिया है ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे दिया है कि माइका, दूसरा बेलेकाइट, तीसरा ग्रेफाइट और चौथा जो है शुष्क वायु। तो इसमें विद्युत का कहता है अच्छा चालक होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, किससे करंट अच्छा ज्यादा प्रवाहित हो सकता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, उसमें अच्छा से बहुत अच्छी तरह से करंट प्रवाहित होता है। ग्रेफाइट का ही दूसरा रूप क्या होता है, हीरा होता है, जिसमें करंट प्रवाहित ही नहीं होता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे, ग्रेफाइट पढ़ेंगे, उसमें अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन भी उससे बहुत अच्छे अच्छे देंगे आपको, जो एग्जाम में आने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो तत्काल में अभी ये ग्रेफाइट सही करेक्ट आंसर है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि किसी वस्तु में, देखिएगा, किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण, ठीक है, वह विद्युत का सुचालक बनता है। किसके कारण? किसी पदार्थ में क्या चीज मौजूद होता है कि वह कंडक्टर बन जाता है, या सेमीकंडक्टर या नॉन कंडक्टर बन जाता है, विद्युत का चालक बन जाता है। तो दोस्त किसके कारण? आपको पता है कि करंट में क्या मौजूद होता है जिसके कारण जो है करंट उससे प्रवाहित होता है। देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है कि पॉजिट्रॉन, दूसरा दे दिया है इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा न्यूट्रॉन। तो दोस्त हम लोग जानते हैं कि किसी भी विद्युत में क्या होता है कि आवेश होता है। आवेश किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यह पता है हमको। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा आवेश नहीं होगा, आवेश नहीं होगा करंट नहीं होगा। तो करंट के होने के लिए आवेश जरूरी है, आवेश को होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को जरूरी है। तो किसी भी पदार्थ में दोस्त इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है,
इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा उसमें आवेश नहीं बनेगा, करंट प्रवाहित नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर ये इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो किसी भी विद्युत पदार्थ को जो है विद्युतीय बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? सुचालक नहीं है यानी कंडक्टर नहीं है। ठीक है, देखिए ऑप्शन दे दिया है नंबर फर्स्ट चीनी, दे दिया है हमें चीनी मिट्टी के बर्तन यानी चीनी वाला मिट्टी चीनी जो होता है ना, चिनिया मिट्टी जिसको बोलते हैं वो, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा दे दिया है टंगस्टन और चौथा दे दिया है निकल। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम से भी करंट प्रवाहित करते हैं, होता है। एल्युमिनियम का तो तार होता ही है, जानते ही हैं हम लोग, विद्युत में भी उसका यूज करते ही हैं। दूसरा दे दिया है इसमें टंगस्टन, तो बल्ब में यूज करते हैं ना टंगस्टन, उससे भी तो धारा प्रवाहित होता है ना, तभी तो वो जलता है टंगस्टन। निकेल दोस्त, निकेल में भी वो भी जो धातु है उससे भी क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। तो आखिर कुचालक कौन है? तो ये कुचालक है फर्स्ट नंबर चीनी मिट्टी। ठीक है, इससे धारा प्रवाहित नहीं होता है। चीनी मिट्टी का यूज कहाँ होता है आपको पता ही है, जो हेमलेट उमलेट पहनते हैं या बर्तन उर्तन देखते हैं, बहुत सारा चीनी मिट्टी का कप उप वो बनता है, तो उसमें क्या करंट मारता है? नहीं मारता है, धारा प्रवाहित नहीं होता है उससे। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि निम्नलिखित में समानता का पता लगाइए। ठीक है, समानता का पता लगाना है, किस किस में लगाना है देख लीजिए। दे दिया है इसमें चांदी में, तांबा में, सोना में, एल्युमिनियम में, इसमें क्या समानता होगा ऑप्शन देख के हमें बताना है। फर्स्ट नंबर देख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर में दे दिया है कि ये सभी अच्छे विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी मतलब धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। क्या ये सही है? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, ये सभी कीमती धातु होते हैं। इसमें कुछ कीमती धातु है लेकिन सभी नहीं है। ठीक है, एल्युमिनियम उतना कीमती नहीं है, लेकिन दे दिया ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे दिया है थर्ड नंबर कि ये सभी अच्छे सुचालक होते हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि अच्छे सुचालक होते हैं। चौथा दे दिया है कि कोई समानता नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि कोई समानता नहीं है, बेवकूफ बनाता है चौथा नंबर। समानता है दोस्त। ठीक है, कि ये सभी अच्छे क्या होता है कि सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इससे धारा अच्छी तरह से प्रवाहित होता है दोस्त। तो ये मेरा जो है थर्ड नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं आपको। अगले नंबर क्वेश्चन में देखिएगा दोस्त, दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला देखिएगा थर्मिस्टर, दूसरा दे दिया है द्विध्रुवीय। ठीक है, हाँ, डाइपोल, तीसरा दे दिया है ट्रांजिस्टर एंड चौथा दे दिया है संधारित्र मतलब कैपेसिटर। क्या होगा? तो दोस्त देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें कि इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है क्वेश्चन 2016 में 18 में पूछा गया है ये ग्रुप डी में। तो इसमें कहता है कि प्रतिरोध का एक जो है संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में किसको जानते हैं, किसको जाना जाता है? तो दोस्त थर्मिस्टर मेरा करेक्ट आंसर है। अब थर्मिस्टर क्या है कि एक प्रतिरोध है। ठीक है, उसी को जो है क्या कहते हैं कि हम जो है एक संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में जानते हैं। अब क्यों जानते हैं दोस्त, ये समझिए। थर्मिस्टर क्या होता है कि बदलते रहता है, जितना तापमान के हिसाब से क्या होता है, ये थर्मिस्टर बदलते रहता है। ठीक है, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा इसका जो है क्या होगा कि प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध कम जाएगा। तो ये थर्मिस्टर का ये जो है प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है कि करेक्ट आंसर है। अगले नंबर क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं आपको कि तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। तुलनात्मक करना है और उष्मा के कुचालक होता है, ये हमें जानना है। तुलना करना है दोनों में। उसके बाद देख लीजिए एग्जाम में भी पूछा हुआ है ये। ठीक है, ग्रुप डी में। अब देखिए किसके किस बीच हमको तुलना करना है और बताना है कि ये जो है उष्मा का कुचालक होता है। पहला देख लीजिए पीबी और एच जी। पीबी मतलब लेड होता है, शीशा होता है, एच जी मतलब पारा होता है, उसके बीच अब ये समझना है। दूसरा दे दिया है एयू और एजी, सोना चांदी के बीच। तीसरा दे दिया है इसमें कि सीयू एफई, कॉपर और लोहा के बीच। उसके बाद चौथा दे दिया है सीयू और एएल मतलब कॉपर और तांबा के बीच। तो दोस्त देखिएगा, हम नीचे से शुरू करते हैं। नीचे से शुरू करते हैं कि सीयू और एएल मतलब कॉपर और तांबा दोनों क्या होते हैं कि दोस्त विद्युत का सुचालक होते हैं। तो इसके बीच जो है कुचालकता का कोई हमें जो है क्या है कि ये क्या है कि
कुचालक का ये तुलना नहीं कर सकते हैं, ये तुलनात्मक नहीं है। उसके बाद तीसरा नंबर दे दिया है कि CuFe लोहा है और जो है तांबा है, दोनों से करंट प्रवाहित होता है, इसमें भी तुलना नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर भी दे दिया है कि Au Ag सोना चांदी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है दोस्त, इसके भी नहीं कर सकते हैं। बच गया फर्स्ट नंबर, तो मेरा फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर होगा। आप कैसे होगा ये समझिए। PbHg जो होता है दोस्त पारा होता है, जो क्या होता है कि उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन Pb लेड उष्मा का जो है क्या होता है, लेड जो होता है शीशा, वो विद्युत धारा का जो है कुचालक होता है, उसे धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है, आपको पता है? या परम शून्य तापमान को दर्शाता है, या तापमान शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है, या सेल्सियस और केल्विन के तापमान के बीच संबंध क्या है? दोस्त ये 4 क्वेश्चन एक टाइप के कई बार पूछा गया है, देख लीजिए कितना बार पूछा गया है दोस्त। ये एनटीपीसी में पूछा गया आपको कई बार, कितना में देख लीजिए, इसमें 18 और 17 में पूछा गया। उसके बाद जेई के एग्जाम में भी पूछा गया है 2014 में। उसके बाद 2018 में फिर ग्रुप डी में पूछा गया है। मतलब ये परम शून्य तापमान जो है छोड़ता नहीं है पीछे। तो ध्यान रखिएगा कि परम शून्य तापमान, या इसमें कहता है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है। तो दोस्त माइनस में कह रहा है, तो हम आपको बताए हैं डिग्री सेल्सियस रहेगा तो उसको हम जोड़ देंगे 273 तक केल्विन में चल जाएगा, और घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा कि 273। तो ये जो है 0 केल्विन मेरा करेक्ट आंसर है। देख लीजिए, इसमें से अगर माइनस करेंगे 273 डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए, तो 273 माइनस में आ जाएगा। तो वही ऊपर वाला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, तो 0 केल्विन के बराबर होता है। दूसरा दे दिया है कि परम शून्य तापमान दर्शाता है कितना, तो परम शून्य तापमान आपको भी पता है कि दोस्त जो है 0 केल्विन होता है। ठीक है, परम शून्य तापमान एकदम शून्य तापमान, तब 0 टेम्परेचर जिसपे अणु जो या जीवाणु या कोई भी छोटे मोटे जो होते हैं पार्टिकल्स, वो काम करना बंद कर देते हैं, वहां पे काम करते ही नहीं है, वो परम शून्य तापमान कहलाता है। ठीक है, या ताप निरपेक्ष शून्य पर पहुंचता है तो ये 0 केल्विन हो जाएगा, या -273.15 डिग्री सेल्सियस में जाइए तो सेल्सियस हो जाएगा। और डिग्री से इसमें दे दिया है चौथा नंबर, देखिएगा क्वेश्चन कि सेल्सियस और केल्विन का तापमान के बीच संबंध क्या होगा। तो संबंध यही होगा दोस्त कि 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये संबंध दोनों में होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। कई बार पूछा है दोस्त, परम शून्य तापमान इंपॉर्टेंट है, आएगा ये एनटीपीसी में, नोट कर लो। आई वीडियो को आप उस समय जरूर देखोगे और कहना कि हमने बताया है ये क्वेश्चन, आज लिख लो कि आएगा पेपर में। चलो अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं और लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा सुपर कंडक्टर में होता है, क्या होता है दोस्त, सुपर कंडक्टर क्या होता है। नंबर फर्स्ट में देखिए, ऑप्शन देखिए कि लगभग शून्य प्रतिरोधकता होता है, या बहुत उच्च प्रतिरोधकता होता है, या तीसरा दे दिया है इसमें कि तापमान पर डिपेंड करता है प्रतिरोधकता, या प्रतिरोधकता चौथा दे दिया कि प्रतिरोधकता का मध्यम मान होता है। क्या होता है तो दोस्त सुपर कंडक्टर कह रहा है। सुपर कंडक्टर मतलब जानते हैं, कंडक्टर तो समझ लीजिए कि धारा प्रवाहित होता है, सुपर मतलब बहुत ज्यादा, उसमें प्रतिरोध 9 के बराबर होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा, 0 प्रतिरोधकता होगा, शून्य, जो धारा का विरोध नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्त ये रहा एकदम सिलेक्टेड जो है आपका जो है टॉप 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एएलपी का एग्जाम हो या एनटीपीसी का एग्जाम हो या आरपीएफ का एग्जाम हो, दोस्त ये क्वेश्चन तो इसमें से आने ही है, नहीं वाला बात ही नहीं है दोस्त। नहीं कैसी आएगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना दोस्त, इस वीडियो को चेकआउट करना और चेक करना इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्त। तो चलिए दोस्त, अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर 40 में 40 ठोक के लाना चाहते हैं तो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के, तब तक जय हिंद दोस्तों।